हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? हाँ भैया, क्या चल रहा था आप लोगों का? आज तो तुम्हारे पेपर स्टार्ट हो गए शायद। आज से एग्जाम स्टार्ट हो गए आप लोगों के। आज है तुम्हारा एग्जाम किस चीज का? तो बीकॉम कर रहे हो कि तुम? बीकॉम कर रहे हो? अच्छा, ये बताओ हमने कल क्या किया था? डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग तो शायद हो गया था हमारा। मैंने कहीं सेव की थी कोई फाइल। कल कितनी तारीख थी? यही तो नहीं थी कहीं? हाँ, यही थी आपकी फाइल, ठीक है। अब देखो भैया सुनो, आपके पास सीधा सा मुद्दा था। मैंने आपसे ये कहा था कि डिसीजन मेकिंग में आपको कुछ कंडीशंस दी जाएंगी। हमें उन कंडीशंस के हिसाब से क्या करना है? भैया हमें कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पे डिसीजंस लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको बताइए कि भैया ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। एज आपकी 21 से लेकर 30 के बीच में होनी चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए 6 मंथ से ज्यादा का। सिलेक्शन प्रोसेस में 55 या उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद सेल्स मैनेजर या फिर मार्केटिंग मैनेजर के रूप में कम से कम 2 इयर्स काम किया हो। और आपके पास है कि यदि कोई कैंडिडेट सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, लेकिन उसने पीजी कर रखी है 60% मार्क्स के साथ, और उसने ग्रेजुएशन कर रखी है 55% मार्क्स के साथ, तो मामला किसके पास रेफर करेंगे? जीएम के पास, ठीक है ना। यदि किसी कैंडिडेट ने फिफ्थ कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, इसके अलावा सारी कंडीशन पूरा कर रहा है, लेकिन उसने सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में कम से कम 5 इयर्स काम किया है, तो मामला किसके पास रेफर करेंगे? वीपी के पास, ठीक है ना। दो क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिए थे। सिलेक्शन कब होगा? जब कैंडिडेट 1 से लेकर 5 तक की सारी कंडीशंस को पूरा करेगा। और सिलेक्शन कब नहीं होगा? जब वह सारी कंडीशंस को पूरा नहीं करेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। कल मैंने सिलेक्शन करवा दिया था और दूसरी कंडीशन सिलेक्शन नहीं होगा, ये दो कंडीशन मैंने आपको बता दी थी, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन, मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। यहाँ पे देखते चलो आप लोग। मान लो आपके पास क्वेश्चन है, सीता एक लड़की है, सीता की एज 25 ईयर्स है। तो बताओ एज तुम्हारी क्या होगी? कंप्लीट हो गई। सीता की एज 25 ईयर्स है, ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स मिले। तो ग्रेजुएशन में चाहिए कितने? 60%, और उसके मिले कितने हैं? 65%। सिलेक्शन प्रोसेस में उसको 56% मार्क्स मिले। अब बताओ सिलेक्शन प्रोसेस में चाहिए कितने? 55, उसके पास है कितने? 56। ये कंडीशन भी पूरी है। कंप्यूटर डिप्लोमा, सॉरी, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा करने के बाद, मतलब कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए कितने मंथ का? 6 मंथ का। उसके पास है कितने का? 1 ईयर का, ठीक है ना। अब आपके पास कंडीशन क्या है? 6 मंथ्स का कंप्यूटर डिप्लोमा करने के बाद या 12 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा करने के बाद वह पिछले 2 सालों से एक कंपनी में मैनेजर के रूप में काम कर रही है, ठीक है ना। एक कंपनी में किसके रूप में काम कर रही है? मैनेजर के रूप में काम कर रही है। बताओ सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा? हाँ जी, सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अरे 3 साल से, पिछले 3 साल से एक कंपनी में मैनेजर के रूप में काम कर रही है। बताओ सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, या फिर डेटा इनएडिक्वेट? डेटा इनएडिक्वेट क्यों? अच्छा, हमें सिर्फ कौन सा वर्ड दिया है? मैनेजर दिया है। लेकिन मैनेजर कौन सा? फाइनेंस का मैनेजर, सेल्स का मैनेजर, मार्केटिंग का मैनेजर? कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या? नहीं। हमें जो एक्सपीरियंस चाहिए, या तो सेल्स मैनेजर के रूप में चाहिए या फिर मार्केटिंग मैनेजर के रूप में चाहिए, लेकिन उसने एक्सपीरियंस ले रखा है मैनेजर के रूप में। लेकिन मैनेजर कौन सा स्पेसिफाई किया है क्या? नहीं। जब तक हमें ये नहीं बताया जाएगा कि कौन से मैनेजर के रूप में उसने 3 साल काम किया है, तब तक मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। तो आप क्या बोलोगे कि भैया हमें ये तो बताओ कि कौन सा मैनेजर, सेल्स मैनेजर या फिर मार्केटिंग मैनेजर या फिर कौन सा मैनेजर? तो आप क्या बोलोगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारे पास जो डेटा है वो कैसे है? इनसफिशियंट है। या तो आंसर जाएगा डेटा इनएडिक्वेट, या फिर आंसर जाएगा मोर डेटा रिक्वायर्ड। मोर डेटा मतलब हमें मैनेजर के रूप में बताओ कौन से मैनेजर के रूप में उसने काम किया है, तब जाके हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्लियर है मामला यहाँ तक का? ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे आपके पास है, मैं ऐसी मुंह जबानी बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना, ठीक है ना। एक लड़की है जिसका नाम है सीमा। सीमा की एज 65 ईयर्स है, सॉरी, सीमा की एज कितनी है? 25 ईयर्स है। एज कंप्लीट है।
ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स मिले हैं, कंप्यूटर में 12 मंथ्स का डिप्लोमा भी है, सिलेक्शन प्रोसेस में 56% मार्क्स मिले हैं और वह एक कंपनी में पिछले 6 सालों से सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रही है। अब एक बात बताओ, फर्स्ट से लेके फोर्थ तक सारी कंडीशन क्लियर, लेकिन फिफ्थ नंबर की कंडीशन क्या कह रही है, काम किसके रूप में करना चाहिए, सेल्स मैनेजर के रूप में, लेकिन काम किसके रूप में कर रही है, सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में। तो मैं कह सकता हूँ 1 से लेके 4 तक सारी कंडीशन क्लियर है सिवाय किसके, फिफ्थ के। लेकिन आपको पता है फिफ्थ कंडीशन से रिलेटेड हमारे पास एक सब कंडीशन दे रखी है कि यदि कोई कैंडिडेट पांचवी कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है तो फिफ्थ कंडीशन आपके पास क्या है कि उसको मान लो मैनेजर के रूप में एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वह किसी कंपनी में पिछले 5 सालों से सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहा है। एक बात बताओ, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में कितने साल काम करना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स, लेकिन कर कितने साल से रही है, 6 ईयर से। तो मैं कह सकता हूँ भले ही पांचवी कंडीशन पूरी नहीं है, लेकिन सेकंड सब कंडीशन तुम्हारी क्या है, पूरी है। और जब सेकंड सब कंडीशन पूरी है तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ 1 2 3 4 सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, पांचवी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन सेकंड सब कंडीशन सेटिस्फाई है। और जब सेकंड सब कंडीशन सेटिस्फाई है तो मामला किसके पास भेजेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के पास आंसर जाएगा, उसका मामला रिव्यू के लिए किसके पास जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट के पास। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, हालांकि आजकल ऐसे क्वेश्चन जनरली आप लोगों से नहीं पूछता है, ठीक है ना। बैंक एसएससी में तो ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछना बंद कर दिया है, लेकिन मान लो आरएएस वगैरह की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो वहां पे एक आध दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन यदि आपके पास आएगा तो कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक तुम्हारा पूरी तरीके से क्या हो गया है, खत्म हो गया है। इसी तरीके से केसेज आपको दिए जाएंगे और ये तो मैंने आपको काफी सारी कंडीशन दे दी, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें 3 या 4 कंडीशन ही आप लोगों को दी जाएंगी। तो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना, ठीक है। खत्म करते हैं हम लोग इस वाले टॉपिक को, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब देखो अगला टॉपिक आपका, आप ये मान लो आपकी रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन लोग। और ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी लगभग 3 to 4 क्वेश्चंस की है, ठीक है ना। यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चन, चाहे कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, मैं किसी भी एग्जामिनेशन की बात करूं, यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चन आप लोगों से डेफिनेट पूछेगा, ठीक है ना। सिलोगिज्म, उसको सिलोगिज्म नहीं बोलते हैं। अच्छा आप लोग बोल के बताओ। हाँ जी, आपके पास जो टॉपिक है वो है सिलोजिज्म, ठीक है ना। इसको आप अरे मत बोलो ना, आप ऐसे बोलते स्लॉग्स, ठीक है ना। हमारे पास टॉपिक कौन सा है, स्लॉग्स, शॉर्ट में आपका स्लॉग्स हो गया। आपको करना कुछ भी नहीं है, आज 15-20 मिनट आधे घंटे के आपके प्रवचन चलेंगे, वो प्रवचन आपको सुनते रहने हैं, ठीक है ना। आज कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको नोट डाउन करना है चीजों को। बाकी कोई चीजें आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग मुझसे पूछोगे। आज जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा उसका यूटिलाइजेशन कैसे करोगे उसके बारे में कब बात करेंगे, कल बात करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। आज तो तुम्हारा सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ही चलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपकी स्लॉक्स की क्लास चलेगी ना वो लगभग 7 to 8 डेज चलेगी, ठीक है ना। 7 to 8 डेज में आपको क्या करना है भैया, हर क्लास प्रीवियस क्लास से कनेक्टेड रहेगी। यदि आपने बीच में एक दिन का भी गैप दे दिया तो आगे की सारी क्लास और पीछे की सारी क्लास आपके लिए फालतू क्लास हो जाएगी, ठीक है ना। हर क्लास प्रीवियस क्लास से कनेक्टेड रहेगी तो एक भी दिन आपको किसी भी कंडीशन में बंक नहीं मारना है, ठीक है ना। यदि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस टॉपिक को पढ़ोगे तो ही क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, वरना क्वेश्चन का आंसर किसी भी कंडीशन में आप नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। अब इस क्लास में कोई भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो चीजें किसके हिसाब से चलाते हैं, इंग्लिश के हिसाब से चलाते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैसे पहचानोगे क्वेश्चन स्लॉक्स का है या फिर क्वेश्चन किसी दूसरे टॉपिक का है। तो भैया ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे। उसके बाद हमें कुछ कंक्लूजन दिए जाएंगे। हाँ जी, देखो सुनो,
ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे और कुछ स्टेटमेंट के बाद आपको यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स दिए जाएंगे, ठीक है। नहीं, ये तुम्हारे बगल में। अब मन कैसे लगेगा तुम्हारे बिना इसका। अच्छा देखो सुनो, ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसके बाद हमें कुछ कंक्लूजन्स दिए जाएंगे। अब आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन इन दोनों के बारे में बताने की नीड तो है नहीं, क्योंकि मैंने आपको इनइक्वालिटी करवाया था। इनइक्वालिटी में मैंने आपसे ये कहा था कि मान लो कोई स्पीकर है, किसी भी स्पीकर द्वारा किया गया कोई भी कमिटमेंट क्या कहलाएगा, एक स्टेटमेंट कहलाएगा। उस किए गए कमिटमेंट के बेस पर आप जो भी रिजल्ट निकालोगे वो क्या कहलाएगा, कंक्लूजन। तो आप ये कह सकते हो कि जो कंक्लूजन होगा वो गिवन स्टेटमेंट का क्या होगा, रिजल्ट होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, हमें उसके बाद कुछ कंक्लूजन्स दिए जाएंगे। हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है उसके बेस पर कौन सा कंक्लूजन तो राइट होगा और कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग होगा। आपको ना तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट बनाने हैं और ना ही क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन्स बनाने हैं, ठीक है ना। स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स दोनों ही एग्जामिनर के द्वारा बना के दिए जाएंगे। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो कंक्लूजन्स एग्जामिनर ने बना के दिए हैं उनमें से कौन सा कंक्लूजन सही होगा और कौन सा कंक्लूजन गलत होगा। यहाँ तक का मामला क्लियर है आप लोगों का। अब सुनो ध्यान से, मैं किसी भी स्टेटमेंट की बात करूं या फिर मैं किसी भी कंक्लूजन की बात करूं, कोई भी स्टेटमेंट या फिर कोई भी कंक्लूजन हमेशा चार चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहला जो वर्ड आपको दिया जाएगा उस वर्ड को हम कहते हैं रिलेशन, ठीक है ना। सबसे पहला वर्ड हमारे पास क्या होगा, रिलेशन। रिलेशन के जस्ट बाद में जो भी वर्ड हमें दिया जाएगा हम उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो बताओ रिलेशन के जस्ट बाद में क्या दे दिया है, सब्जेक्ट। उसके जस्ट बाद में जो भी वर्ड दिया जाएगा उसको हम बोलते हैं वर्ब, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया है, वर्ब। और सबसे लास्ट में जो आपको वर्ड दिया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कोई भी आपका जो स्टेटमेंट है या फिर जो कोई भी कंक्लूजन है वो हमेशा चार चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहला वर्ड मिलेगा रिलेशन। अब जैसे यहाँ पे रिलेशन दिया है ऑल, यहाँ पे रिलेशन दिया है सम, यहाँ पे दिया है नो और यहाँ पे कौन सा दिया है, सम नोट। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क में यही क्रिएट हो गया दिमाग में कि सर सबसे पहले तो आप हमें यही बता दो कि यहाँ पे रिलेशन होते कितने टाइप के हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपने काफी सारे रिलेशन लिख दिए। तो सुनो, जब भी हम लोग स्लॉक्स की बात करेंगे तो स्लॉक्स में हम हमेशा दो टाइप के रिलेशन की बात करेंगे। एक रिलेशन जिसको आप कह सकते हो यूनिवर्सल टाइप का रिलेशन, और एक रिलेशन जिसको आप कह सकते हो पार्शियल टाइप का रिलेशन। अब यूनिवर्सल टाइप का जो रिलेशन है वो हमेशा बात करता है 100% की, और जो पार्शियल टाइप का रिलेशन है वो हमेशा बात करता है 100% से कम पार्ट की। अब ये 100% कैसे, 100% से कम कैसे, वो समझ लो आप लोग ध्यान से। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के 100% पार्ट की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो वो रिलेशन किस में काउंट होगा, यूनिवर्सल में काउंट होगा। और यदि भी किसी भी ऑब्जेक्ट के 100% से कम पार्ट की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो वो किस में काउंट होगा, पार्शियल में काउंट होगा। जैसे हमसे बोला है ये पूरा मार्कर ब्लैक है, तो बताओ मार्कर के पूरे पार्ट की इंफॉर्मेशन दे रखी है या कुछ पार्ट की, पूरे पार्ट की दे रखी है, तो रिलेशन कैसा है, यूनिवर्सल टाइप का। हमसे बोला है इस मार्कर का ये वाला हिस्सा कैसा है, ब्लैक है, इस वाले हिस्से के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो पूरे पार्ट की इंफॉर्मेशन है या कुछ पार्ट की, कुछ पार्ट की। तो ये रिलेशन कैसा है तुम्हारा, पार्शियल टाइप का है, ठीक है ना। यदि 100% पार्ट की इंफॉर्मेशन है तो रिलेशन तुम्हारा यूनिवर्सल टाइप का होगा, और यदि 100% से कम पार्ट की इंफॉर्मेशन तो रिलेशन किसका होगा, पार्शियल। यूनिवर्सल टाइप का रिलेशन हमेशा दो टाइप का होगा, यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव रिलेशन होगा ऑल का, और यूनिवर्सल नेगेटिव रिलेशन किसका होगा, नो का। ध्यान रखना है, ऑल का रिलेशन और नो का रिलेशन, ये दोनों की दोनों रिलेशन हमेशा कितने परसेंट की बात करेंगे, 100% की, ठीक है ना। यूनिवर्सल में जो पॉजिटिव रिलेशन होगा वो ऑल का होगा, और यूनिवर्सल में जो नेगेटिव रिलेशन होगा वो किसका होगा, नो का। ऑल का रिलेशन और नो का रिलेशन ये दोनों हमेशा कितने परसेंट की बात करेंगे, 100% की। सेकंड रिलेशन आपके पास है पार्शियल। ये पार्शियल भी दो टाइप का होगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन होगा सम का, और पार्शियल नेगेटिव किसका होगा, सम नोट का। ध्यान रखना है, सम का रिलेशन और सम नोट का रिलेशन ये दोनों हमेशा 100% से कम पार्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि दो रिलेशन तो हमारे पास पॉजिटिव हो गए और दो रिलेशन हमारे पास कैसे हो गए, नेगेटिव। पॉजिटिव रिलेशन हमारे पास हो गया है ऑल का और सम का,
और नेगेटिव रिलेशन हमारे पास हो गया है नो का और सम नोट का। अब आपको एक चीज और समझनी है कि जितने भी पॉजिटिव रिलेशन होंगे वो हमेशा दो चीजों को कनेक्ट करने की बात करेंगे, ठीक है, चाहे मैं ऑल के रिलेशन की बात करूं, चाहे मैं सम के रिलेशन की बात करूं, जितने भी पॉजिटिव रिलेशन होंगे वो हमेशा दो चीजों को कनेक्ट करने की बात करेंगे, और जितने भी नेगेटिव रिलेशन होंगे वो या तो दोनों को सेपरेट करने की बात करेंगे या फिर दोनों के बीच में कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करेंगे। दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, कि जितने भी पॉजिटिव रिलेशन होंगे वो हमेशा दो चीजों को कनेक्ट करने की बात करेंगे, और जितने भी नेगेटिव रिलेशन होंगे वो हमेशा या तो दोनों को सेपरेट करने की बात करेंगे या फिर दोनों के बीच में कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि पॉजिटिव रिलेशन का मतलब होता है दोनों को कनेक्ट करना, और नेगेटिव का मतलब होता है दोनों को सेपरेट करना या फिर दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करना। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर है मामला यहाँ तक का? ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स के बारे में, ठीक है, कि भैया हमारे पास जो कंक्लूजन पूछे जाते हैं वो कंक्लूजन कितने टाइप के पूछे जाते हैं। अब देखो स्टेटमेंट की तो बात हमने कर ली, तो स्टेटमेंट तो आपका चार तरीके से पूछेगा, जिसमें से दो रिलेशन तुम्हारे यूनिवर्सल टाइप के हो सकते हैं और दो किसके हो सकते हैं, पार्शियल टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब बात करते हैं कंक्लूजन आपके पास कितने टाइप के आते हैं। तो ध्यान रखना कंक्लूजन आपके पास दो टाइप के आते हैं, एक तो आता है डेफिनेट कंक्लूजन और दूसरा आता है आपका पॉसिबल कंक्लूजन। अब भैया सबसे पहले आप ये समझ लो कि डेफिनेट कंक्लूजन क्या होता है और पॉसिबल कंक्लूजन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पॉसिबल कंक्लूजन की बात करें कि पॉसिबल कंक्लूजन कैसे पहचानोगे कि कंक्लूजन तुम्हारा पॉसिबल है या फिर कंक्लूजन तुम्हारा डेफिनेट है। तो सुनो, यदि किसी कंक्लूजन के लास्ट में इज अ पॉसिबिलिटी या फिर किसी कंक्लूजन के लास्ट में बीइंग अ पॉसिबिलिटी या फिर किसी कंक्लूजन के मिड में कैन बी और या फिर किसी कंक्लूजन के मिड में मे बी, इन चारों में से कोई सा भी वर्ड आ जाए तो ये हमेशा किसमें काउंट होते हैं, पॉसिबल में काउंट होते हैं। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, कि यदि किसी कंक्लूजन के लास्ट में इज अ पॉसिबिलिटी या फिर बीइंग अ पॉसिबिलिटी या फिर कैन बी या फिर मे बी, इन चारों में से कोई सा भी वर्ड आ जाए तो ये किसमें काउंट होगा, पॉसिबल में काउंट होगा। इसके अलावा जितने भी कंक्लूजन होंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे, डेफिनेट होंगे। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, कि यदि किसी कंक्लूजन के लास्ट में इनमें से चारों में से कोई सा भी वर्ड आ जाए तो वो केस किस में काउंट होगा, पॉसिबल में। इसके अलावा जितने भी कंक्लूजन होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, डेफिनेट होंगे। अब सबसे पहले आप ये समझ लो कि डेफिनेट क्या होता है और पॉसिबल क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे पास ये मोबाइल है, तो मैं कह सकता हूँ ये निश्चित रूप से मोबाइल है, इसको भविष्य में कुछ और बोला जा सकता है क्या, नहीं बोला जा सकता, ठीक है ना। मतलब मैं कह सकता हूँ ये प्रेजेंट में भी मोबाइल है, ये फ्यूचर में भी क्या रहेगा, मोबाइल रहेगा, ठीक है। मान लो मेरे पास ये मार्कर है, इसको भविष्य में मार्कर के अलावा बोर्ड बोला जा सकता है क्या, ये अभी भी मार्कर है और ये फ्यूचर में भी कैसा होगा, मार्कर ही होगा, ठीक है। ये मार्कर कैसे कलर का है, ब्लैक का है, भविष्य में रेड कह सकते हो क्या, नहीं, ये अभी भी ब्लैक है और फ्यूचर में भी कैसा होगा, ब्लैक ही होगा। लेकिन हमसे बोला है इस मार्कर का कुछ हिस्सा कैसा है, ब्लैक है, तो ये वाला हिस्सा तो ब्लैक ही रहेगा कंफर्म है, लेकिन ये वाला हिस्सा मैंने छुपा रखा है। अब इसकी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, ये ब्लैक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब एक बात बताओ मुझे, ये ब्लैक है ये तो मुझे निश्चित रूप से पता है, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसका मतलब ये ब्लैक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ये प्रेजेंट की कंडीशन है या फिर फ्यूचर की कंडीशन है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये प्रेजेंट की कंडीशन है या फ्यूचर की, नहीं, ये प्रेजेंट की कंडीशन नहीं है, किसकी कंडीशन है, फ्यूचर की। प्रेजेंट की कंडीशन तो ये है कि ये वाला ऐसा कैसा है, ब्लैक है, ये ब्लैक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब ये फ्यूचर की कंडीशन है कि यदि यहाँ से हाथ हटा लिया जाए तब इसका पता चलेगा कि ये ब्लैक होगा या फिर नहीं होगा। अभी प्रेजेंट में तो क्या रखा हुआ है, हाथ रखा हुआ है, हाथ हटाओगे तो ये फ्यूचर की कंडीशन हो जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि ये ब्लैक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जो डेफिनेट वाली कंडीशन वो हमेशा बात करती है प्रेजेंट की, और जो फ्यूचर वाली कंडीशन होगी वो हमेशा किसकी बात करेगी, फ्यूचर की, ठीक है ना। सॉरी, जो पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन होगी वो किसकी बात करेगी, फ्यूचर की। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि डेफिनेट का दूसरा नाम क्या होगा, प्रेजेंट, और पॉसिबिलिटी का दूसरा नाम क्या होगा, फ्यूचर, ठीक है ना। कि जो कंडीशन प्रेजेंट में है वो तो डेफिनेट है और जो कंडीशन फ्यूचर में हो सकती है वो कैसी है, पॉसिबल है। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ,
कि जो कंडीशन प्रेजेंट में है वो तो डेफिनेट है, और जो कंडीशन फ्यूचर में हो सकती है वो कौन सी कंडीशन है, तुम्हारी पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन है। अब सुनो ध्यान से, हमें जो भी कंक्लूजन दिया जाएगा, अरे बातचीत मत करो तुम लोग, ठीक है, हमें जो भी कंक्लूजन दिया जाएगा, ये कंक्लूजन हमेशा तीन तरीके से दिया जाएगा, ठीक है ना। हमें जो भी कंक्लूजन चेक करना है वो कंक्लूजन हमेशा तीन तरीके से चेक करना है। एक तो हमें चेक करना है डेफिनेट ट्रू, एक हमें चेक करना है डेफिनेट फॉल्स, और एक हमें चेक करना है पॉसिबल ट्रू। हाँ जी सुनो, हमें जो भी कंक्लूजन चेक करना है वो हमेशा तीन तरीके से चेक करना है। एक तो हमें चेक करना है डेफिनेट ट्रू, निश्चित रूप से सही। एक हमें चेक करना है डेफिनेट फॉल्स, जिसको कह सकते हो निश्चित रूप से गलत। एक हमें चेक करना है पॉसिबल सही, जिसको कह सकते हो संभावित रूप से कैसा है, ये सही है। अब ये डेफिनेट सही कैसे होगा, डेफिनेट गलत कैसे होगा, और पॉसिबल ट्रू कैसे होगा, वो सुनो। आपके पास दो कंडीशन है, एक तो आपके पास कंडीशन है प्रेजेंट की, और एक आपके पास कैसी कंडीशन है, फ्यूचर की, ठीक है ना। यदि कोई भी कंक्लूजन, ध्यान से सुनना, मामला यहां से स्टार्ट होगा तुम्हारा, यदि कोई भी कंक्लूजन प्रेजेंट में भी सही है और वो फ्यूचर में भी सही होगा, तो वो कंक्लूजन कैसा होगा, डेफिनेटली। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, कि यदि कोई कंक्लूजन प्रेजेंट में भी सही है और फ्यूचर में भी सही होगा, तो ये कंक्लूजन कैसा होगा तुम्हारा, डेफिनेटली। यदि कोई कंक्लूजन ना तो प्रेजेंट में सही है और ना ही फ्यूचर में सही होगा, तो वो कैसा होगा, डेफिनेट फॉल्स। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, कि यदि कोई कंक्लूजन प्रेजेंट में सही है और फ्यूचर में भी सही होगा, तो वो कंक्लूजन होगा डेफिनेट ट्रू। यदि कोई कंक्लूजन ना तो प्रेजेंट में सही है और ना ही फ्यूचर में सही होगा, तो वो कंक्लूजन कैसा होगा, डेफिनेट फॉल्स। और यदि कोई कंक्लूजन प्रेजेंट में सही नहीं है लेकिन फ्यूचर में सही हो सकता है, तो वो कंक्लूजन कैसा होगा, पॉसिबल ट्रू। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रेजेंट में भी सही है और फ्यूचर में भी सही होगा तो कैसा होगा, डेफिनेट ट्रू। ना तो प्रेजेंट में सही है और ना ही फ्यूचर में सही होगा तो कैसा होगा, डेफिनेट फॉल्स। लेकिन प्रेजेंट में सही नहीं है और फ्यूचर में सही हो सकता है, तो वो कंक्लूजन कैसा होगा तुम्हारा, पॉसिबल सही। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें जो कंक्लूजन चेक करना है वो हमेशा या तो डेफिनेट ट्रू चेक करना है या फिर हमें डेफिनेट फॉल्स चेक करना है। अब आपके दिमाग में आ गया सर ये क्यों बताया, फिर ध्यान रखना है ये वाली कंडीशन हमें तभी चेक करनी है जब हमसे कंक्लूजन कैसा पूछा है, पॉसिबल पूछा है। यदि हमसे डेफिनेट कंक्लूजन पूछा है तो हमें या तो डेफिनेट ट्रू करना है और या फिर डेफिनेट कैसा करना है, फॉल्स करना है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो चीज प्रेजेंट में सही नहीं है फ्यूचर में सही हो सकती है, सिर्फ वही कंडीशन पॉसिबिलिटी में जा सकती है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, एक बात बताओ, ये मार्कर है, क्या भविष्य में ये कह सकते हो इसके मार्कर होने की संभावना है, अरे ये निश्चित रूप से मार्कर है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते, ठीक है। एक बात बताओ, ये पानी की बोतल है, आप ये कह सकते हो कि सर ये आज तो पानी की बोतल है कल ये कुआं बन जाएगी, कह सकते हो क्या, नहीं। अरे ये आज भी पानी की बोतल है और ये फ्यूचर में भी क्या रहेगी, पानी की बोतल रहेगी, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जो चीज डेफिनेट में सही होगी वो हमेशा पॉसिबिलिटी में कैसी होगी, गलत होगी। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट केस है कि जो चीज डेफिनेट में सही होगी वो हमेशा पॉसिबिलिटी में कैसी होगी, गलत होगी, क्योंकि जो चीज निश्चित रूप से सही होती है उसकी कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते। ये बोर्ड है, आप ये कह सकते हो भविष्य में बोर्ड होने की संभावना है, अरे ये निश्चित रूप से बोर्ड है, इसकी पॉसिबिलिटी बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। मैं लड़का हूं, आप ये कह सकते हो मेरे भविष्य में लड़का होने की संभावना है, अरे मैं डेफिनेट कौन हूं, लड़का हूं, तो संभावना बना सकते हो क्या, संभावना नहीं बना सकते। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जहां पे कोई चीज डेफिनेट में सही है वो पॉसिबिलिटी में कैसी होगी, गलत होगी। पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही सिचुएशन में सही होगी कि कोई कंक्लूजन प्रेजेंट में गलत है लेकिन फ्यूचर में सही हो सकता है, तभी पॉसिबिलिटी सही होगी, वरना पॉसिबिलिटी हर केस में कैसी होगी, गलत। और मैंने आपसे क्या बोला था, हमें पॉसिबिलिटी तभी चेक करनी है जब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पॉसिबिलिटी पूछी है, वरना हमेशा हमें या तो डेफिनेट सही या फिर डेफिनेट गलत ही चेक करना है। अरे क्लियर है मामला, अभी आपका स्लॉक से स्टार्ट नहीं हुआ, आज से फोटो खींचना बंद। ये चीज कहाँ पे लिखोगे, कॉपी में लिखोगे, फटाफट लिख लो, ठीक है ना। मैंने बोला था ना हर केस प्रीवियस केस से कनेक्टेड रहेगा। कल जब मैं आऊंगा सबसे पहले कॉपी को रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। परसों फिर 2 दिन का रिवाइज होगा, फिर तीसरा दिन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो भैया मोबाइल में होगा तो मैं रिवाइज नहीं करवा पाऊंगा, आप लोग मोबाइल में तो ढूंढते फिरोगे।